हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के आधुनिक बोध के विविध स्तर वाले सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ उपन्यासकारों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ कर रहे हैं निर्मल वर्मा से। निर्मल वर्मा का समय है 1929 से 2005। निर्मल वर्मा की जो कृतियाँ, जो उपन्यास आधुनिकता बोध से संबंधित हैं वे हैं वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथरा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। वे दिन का प्रकाशन वर्ष है 1964, लाल टीन की छत प्रकाशन वर्ष है 1974, एक चिथरा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। निर्मल वर्मा से संबंधित पहला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है लाल टीन की छत, दूसरा है वे दिन, तीसरा है रात का रिपोर्टर, चौथा है अंतिम अरण्य। सही उत्तर होगा 1964 में प्रकाशित वे दिन इस निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वे दिन उपन्यास में किस प्रकार के आधुनिकता बोध के सूत्र मिलते हैं? ऑप्शन में है सामाजिक समरसता और उल्लास, अकेलेपन का बोध, विजातीयता और जीवन की व्यर्थता, तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन का जोश, चौथा है धार्मिक चेतनाओं और विश्वास। सही उत्तर होगा अकेलेपन का बोध, विजातीयता और जीवन की व्यर्थता का बोध। वे दिन की विषय वस्तु देख लेते हैं, तथ्य के रूप में यहाँ पे आपके सामने है। उनकी पहली कृति वे दिन में आधुनिकता बोध के सारे सूत्र, अकेलेपन का बोध, विजातीयता की अनुभूति, महायुद्ध का संत्रास, जीवन की व्यर्थता का बोध, उदासी, तनाव, अनिश्चय आदि विद्यमान है। सोचने की बात यह है कि यह सब कुछ युद्धोत्तर कालीन यूरोपीय समाज का सत्य है या भारतीय समाज का। क्या भारतीय जीवन, चाहे वह किसी महानगर का ही क्यों न हो, इन सारी स्थितियों एवं असंगतियों का शिकार हो चुका है? यदि हुआ भी है तो क्या जीवन की व्यर्थता प्रमाणित करना ही लेखक का एकमात्र पुरुषार्थ या दायित्व है? ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो वे दिन के विषय में वो जो लिख रहे हैं निर्मल वर्मा, उसके विषय में रामचंद्र तिवारी के ये शब्द हैं और यह जो कोटेशन है यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वे दिन में जो विषय वस्तु है, जो आधुनिकता बोध के जो तत्व हमको उसमें दिखाई दे रहे हैं, यह भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल टीन की छत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 है, इसकी मुख्य पात्र काया के व्यक्तित्व में अकेलापन क्या पैदा करता है? ऑप्शन में है सुख और संतोष, दूसरा है हताशा, आक्रोश और झुंझलाहट, तीसरा है सामाजिक सक्रियता, चौथा है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। सही उत्तर होगा हताशा, आक्रोश और झुंझलाहट। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लाल टीन की छत में एक किशोरी काया के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनःस्थितियों, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलापन का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है। काया का अकेलापन उसमें हताशा, आक्रोश, झुंझलाहट की सृष्टि करता है और सब मिलाकर उसके संश्लिष्ट व्यक्तित्व को रूपायित करता है। माता पिता तथा समवयस्क साथियों के अभाव में एक किशोरी का कुंठित हो जाना स्वाभाविक है, किंतु ऐसी एक किशोरी के व्यक्तित्व को सामने रखकर उपन्यासकार क्या कहना चाहता है यह संकेतित नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, एक चिथरा सुख उपन्यास के पात्रों की मुख्य समस्या क्या है? ऑप्शन है वे आर्थिक तंगी से परेशान हैं, दूसरा है वे अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं, तीसरा है वे कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चौथा है वे विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक चिथरा सुख उपन्यास के पात्रों की समस्या है अपनी पहचान की तलाश में वे भटक रहे हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एक चिथरा सुख में विट्टी, ईरा, मुन्नू और नित्ती भाई की अधूरी जिंदगियों की कहानी है। ये सभी पात्र अपनी पहचान की तलाश में भटक रहे हैं, इसलिए उनका सुख चिथरा हो गया है। शायद लेखक ये कहना चाहता है कि वर्तमान समाज में मानवीय संबंधों की सही पहचान नहीं बन पा रही है। यह आज के संवेदनशील मानव की नियति है। अगला प्रश्न है, रात का रिपोर्टर उपन्यास में रात का अंधेरा किसका प्रतीक है? ऑप्शन में है अज्ञानता का, दूसरा है महायुद्ध के संत्रास का, तीसरा है आपातकाल या इमरजेंसी का, चौथा है मृत्यु के भय का। रात का रिपोर्टर उपन्यास में रात का अंधेरा किसका प्रतीक है? आपातकाल का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रात का रिपोर्टर मुख्य पात्र ऋषि पेशे से क्या है? ऑप्शन है डॉक्टर, ऑप्शन बी है पूर्व कलेक्टर, ऑप्शन सी है पत्रिका का रिपोर्टर, ऑप्शन डी है प्रोफेसर। रात का रिपोर्टर मुख्य पात्र ऋषि पेशे से क्या है? पत्रिका का रिपोर्टर है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा का चौथा उपन्यास है। यहाँ रात का अंधेरा आपातकाल का प्रतीक है। इस काल में व्यक्ति और समाज के भीतर समाये हुए गहरे संतरास के व्यापक प्रभाव का चित्रण लेखक ने इस उपन्यास में किया है। यह उपन्यास एक प्रकार से एक व्यक्ति ऋषि जो पत्रिका का रिपोर्टर है, इसके बहाने पूरे समाज की यातना कथा है। प्रकारांतर से यह उपन्यास जनतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है। निर्मल निश्चय ही एक विशिष्ट रचनाकार हैं, किंतु उनकी रचनाओं में उभरने वाली स्थितियों और उनका प्रभाव आरोपित अधिक और सहज कम प्रतीत होता है। ठीक है, ये कथन भी रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है। अगला प्रश्न है, अंतिम अरण्य उपन्यास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, यह एक ऐतिहासिक घटना प्रधान उपन्यास है। ऑप्शन बी है, इसमें पात्र जीवन और मृत्यु के दार्शनिक रहस्यों में उलझे हैं। ऑप्शन सी है, यह केवल बच्चों के लिए लिखी गई कहानी है। ऑप्शन डी, इसमें घटनाओं का बहुत तीव्र और सीधा प्रवाह है। सही उत्तर होगा, पात्र जीवन मृत्यु के दार्शनिक रहस्यों में उलझे हुए हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम तथ्य देख लेते हैं। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का 5वां उपन्यास है। यह उपन्यास के परिचित ढांचे से बिल्कुल अलग है। पात्र यहाँ भी हैं, पूर्व कलेक्टर मेहरा साहब हैं, उनकी दूसरी पत्नी दीवा और बेटी टिया हैं, निरंजन बाबू हैं, मुरलीधर हैं, डॉक्टर सिंह हैं और दिल्ली से आया हुआ कथावाचक मैं भी एक पात्र के रूप में उपस्थित है। उपन्यास में कुछ घटनाओं की अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है। मेहरा साहब का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उनकी पत्नी दीवा पेट में ट्यूमर की बीमारी से मरती है, निरंजन बाबू पहाड़ पर आते हैं, मेहरा साहब की भी मृत्यु होती है, किंतु यह सब घटना के रूप में विन्यस्त नहीं है। उपन्यास के पात्र बूढ़े हैं, सब कुछ उनकी स्मृतियों से छन कर आता है। पात्र जीवन और मृत्यु के रहस्यों में उलझे दिखाई देते हैं। मृत्यु क्या है? क्या इसके साथ जीवन का अंत हो जाता है? क्या जो आदमी मरता है वह वही होता है जो पैदा होता है? जो जीवन हम जीते हैं वह क्या अपनी इच्छानुकूल अपनी शर्तों पर जीते हैं? ऐसा तो नहीं होता। वह तो ऐसे संयोगों से रचा जा रहा होता है जिसके तर्कों पर हमारा वश नहीं होता। क्या जीवन जीते समय हम अपनी सही जगह पर होते हैं? प्रायः हम गलत जगह पर होते हैं। जिन्हें सही जगह मिल जाती है वे सुखी होते हैं। यह पूरा उपन्यास इसी तरह के दार्शनिक प्रश्नों की अनबूझ पहेली है। निर्मल का यह उपन्यास उनकी चिंतन मुद्रा का ही औपन्यासिक विस्तार है। उपन्यास की भाषा उसकी अंतर्वस्तु के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा के उपन्यासों की भाषा के बारे में लेखक की क्या राय है? सही उत्तर होगा, इनकी भाषा अंतर्वस्तु के अनुकूल है या चिंतन मुद्रा के अनुकूल है। अगला प्रश्न है, अंतिम अरण्य उपन्यास में दिल्ली से आया हुआ मैं किस रूप में उपस्थित है? कथावाचक और पात्र के रूप में उपस्थित है। सही उत्तर होगा बी। अगले रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा का समय है 1931 से 1986। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो इसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, और जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के 8 वर्गीकरण के बाद प्रेमचंदोत्तर उपन्यास का आधुनिकता बोध वाला जो खंड है, हम उससे इन उपन्यासकारों को देख रहे हैं और उनसे संबंधित उपन्यासों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले जो रचनाकार हैं वो श्रीकांत वर्मा हैं। इनका एक ही उपन्यास है, दूसरी बार, जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1968। प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा मूलतः क्या थे और उनका कौन सा एकमात्र उपन्यास प्रकाशित है? ऑप्शन है आलोचक राग विराग, ऑप्शन बी है कवि दूसरी बार, ऑप्शन सी है कथाकार नदी बहती थी, ऑप्शन डी है नाटककार अंतिम अरण्य। तो देखा जाए तो श्रीकांत वर्मा कवि थे, लेकिन इनकी जो कृति है उपन्यास के रूप में वो है दूसरी बार। प्रकाशन वर्ष दूसरी बार का याद रखेंगे 1968। ठीक है, उपन्यास दूसरी बार 1968 की मुख्य अंतर्वस्तु क्या है? ऑप्शन में है राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्त्री पुरुष संबंधों का गहरा मनोविश्लेषण और न्याय की हीनता ग्रंथि, ग्रामीण अंचल का विकास, स्वाधीनता संग्राम का इतिहास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरी बार की अंतर्वस्तु है स्त्री पुरुष संबंधों का गहरा मनोविश्लेषण और न्याय की हीनता ग्रंथि। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दूसरी बार 1968 में स्त्री पुरुष संबंधों का बहुत गहरे स्तर पर मनोविश्लेषण किया गया है। उपन्यास का नायक अपनी पत्नी के समक्ष अपने को ओछा अनुभव करता है। उसमें हीनता ग्रंथि काम कर रही है। वह जितना ही अपनी पत्नी से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है उतना ही बिखरता टूटता जाता है। वह कुछ ना कर सकने के तनाव में जीता है। अगले रचनाकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह का समय है 1930 से 2015। इनके 4 उपन्यास आधुनिकता बोध से संबंधित है। यह भी नहीं, अभी शेष है, बीच की धूप, धूप ढलने के बाद। इन सब का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। यह भी नहीं का प्रकाशन वर्ष है 1976। अभी शेष है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2004। बीच की धूप
2009 प्रकाशन वर्ष है। धूप ढलने के बाद 2015 प्रकाशन वर्ष है। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। महीप सिंह के उपन्यास यह भी नहीं में कहाँ के मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को चित्रित किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? बम्बई के मध्यवर्गीय जीवन को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह भी नहीं उपन्यास में किन दो प्रमुख स्थलों को घटना का केंद्र बनाया गया है? सही उत्तर होगा होटल और कॉलेज को। यह भी उपन्यास में ये दो जगह इसमें केंद्र में आए हैं। यह भी नहीं में बम्बई के मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों को होटल और कॉलेज दो घटना स्थलों को केंद्र बनाकर उभारा गया है। ठीक है। अगले रचनाकार है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी का जीवन काल है 1931 से 1967। इनके उपन्यास है नदी बहती थी, प्रकाशन वर्ष 1962। मछली मरी हुई है 1966। शहर था शहर नहीं था 1966। देह गाथा और ताश के पत्तों का शहर, 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 प्रकाशन वर्ष। अग्निस्नान 1978 प्रकाशन वर्ष। ठीक है। तो ये सभी जो उपन्यास है वो राजकमल चौधरी के उपन्यास है। इनसे संबंधित प्रश्न है, राजकमल चौधरी को किस प्रकार का उपन्यासकार माना गया है? सही उत्तर होगा आधुनिकता बोध को उजागर करने वाले उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, राजकमल चौधरी के उपन्यासों में महानगरीय जीवन की किन विकृतियों का प्रमुखता से चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा विसंगति, संत्रास, यांत्रिकता और यौन कुंठा को। अगला प्रश्न है, राजकमल चौधरी के अनुसार महानगरों में कुत्सित और विकृत जीवन का एक बड़ा कारण क्या है? सही उत्तर होगा नवधनाढ्यों का वर्ग, यानी दूसरे महायुद्ध के बाद सहसा उगाया नवधनाढ्यों का वर्ग, यही कुत्सित और विकृत जीवन का बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है, मछली मरी हुई प्रकाशन वर्ष 1966 किस लेखक का प्रसिद्ध उपन्यास है? सही उत्तर होगा राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न है, राजकमल चौधरी के उपन्यासों में देह की राजनीति और किसका चित्रण उभर कर आया है? सही उत्तर होगा देह की राजनीति में यौनाचार का चित्रण उभर कर आया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजकमल चौधरी मूलतः कवि हैं। उनके उपन्यासों में भी काव्य संवेदना उभर आई है। उन्हें आधुनिकता बोध को उजागर करने वाला उपन्यासकार माना गया है। आपने आधुनिक नगरों की खोखली सभ्यता की विकृतियों का चित्रण किया है। दूसरे महायुद्ध के बाद महानगरों में नवधनाढ्यों का एक वर्ग सहसा उगाया है। उसके चलते पूरा महानगरीय जीवन कुत्सित और विकृत हुआ है। इसी विकृति को केंद्र में रखकर राजकमल चौधरी ने अपने उपन्यासों में आज की विसंगति, संत्रास, यांत्रिकता, अजनबीपन, बोरियत तथा यौन कुंठा का चित्रण किया है। उनके उपन्यासों में यौनाचार और देह की राजनीति अधिक उभरकर सामने आई है। अगले रचनाकार हैं योगेश गुप्त। इनका जीवन काल है 1931 से 2006। संबंधित उपन्यास है इनके 3 उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंध रखते हैं। पहला है उनका फैसला, प्रकाशन वर्ष 1977। अकारण, प्रकाशन वर्ष 1980। उपसंहार, प्रकाशन वर्ष 1980। पहला प्रश्न है, योगेश गुप्त के उपन्यासों में मुख्य रूप से किस वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है? सही उत्तर होगा शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण मिलता है। आपने शहर के निम्न मध्य वर्गीय परिवार के कुंठित जीवन का यथार्थ चित्र पेश करने में विशेष रुचि दिखाई है। अगला प्रश्न है, उपन्यास उनका फैसला, प्रकाशित वर्ष 1977 में सुरेश और सरिता के बीच संदेह और असहिष्णुता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर होगा आर्थिक तंगी का दबाव। अगला प्रश्न है, उनका फैसला उपन्यास के अंत में सरिता द्वारा बच्चों सहित आत्महत्या कर लेने के लिए लेखक ने किसे जिम्मेदार माना है? सी, आर्थिक तंगी और जीवन को असामान्य बना देने वाली स्थितियों को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। उनका फैसला में सुरेश और सरिता आर्थिक तंगी के दबाव में एक दूसरे के प्रति संदेहशील और असहिष्णु हो जाते हैं। अंततः जिंदगी से ऊब कर सरिता अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेती है। इस त्रासदी के लिए आज के निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की आर्थिक तंगी और उससे उत्पन्न जीवन को असामान्य बना देने वाली स्थितियां ही जिम्मेदार हैं। लेखक ने इस सत्य को विश्वसनीय बनाकर प्रस्तुत किया है। अगले रचनाकार हैं द्रोणवीर कोहली। इनका समय है 1932 से 2012।
इनके जो उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंध रखते हैं वो हैं टप्पर गाड़ी, प्रकाशन वर्ष 1979, हवेलियों वाले, प्रकाशन वर्ष 1980, चौखट, प्रकाशन वर्ष 1981, आंगन का कोठा, प्रकाशन वर्ष 1985, कायास्पर्श, प्रकाशन वर्ष 1987, तकसीम, प्रकाशन वर्ष 1994, बाह कैंप, प्रकाशन वर्ष 1998, नानी 2000, ध्रुव सत्य 2009, पोटली 2012। पहला प्रश्न है, द्रोणवीर कोहली के उपन्यास टप्परगाड़ी 1979 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर होगा सिकंदर के आक्रमण के समय का तक्षशिला इस उपन्यास में चित्रित है। अगला प्रश्न देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। टप्परगाड़ी में सिकंदर के आक्रमण के समय के तक्षशिला और उसके आसपास के जनपदीय परिवेश को उभारा गया है। लेखक ने तत्कालीन राजवंशों की कहानी न कहकर एक ग्रामीण दंपत्ति और एक बंदर नचाने वाले किशोर की आत्मीय लगाव की मार्मिक कहानी कही है। इस कथा में तत्कालीन समाज की शोषक शक्तियों को भी बेनकाब किया गया है। उपन्यास में किशोर मानसिकता का अच्छा चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, हवेलियों वाले उपन्यास में पंजाब के किस गांव को कहानी का केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन है रावलपिंडी, ऑप्शन बी है थोहा माइन खां, ऑप्शन सी है बाह कैंप, ऑप्शन डी है जेहलम। सही उत्तर होगा थोहा माइन खां। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हवेलियों वाले का परिवेश आंचलिक है। इसमें पंजाब के एक गांव थोहा माइन खां को कहानी का केंद्र बनाया गया है। गांव के खाते पीते मध्यवर्गीय पंजाबी भी विचारों से सामंती मनोवृत्ति के होते हैं। लेखक ने इन अक्खड़ पंजाबियों के जीवन का यथार्थ चित्र अंकित किया है। हिंदू साहूकारों द्वारा अपढ़ निर्धन मुसलमान मजदूरों किसानों के शोषण की झलक भी उपन्यास में दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, कायास्पर्श 1987 जिसका प्रकाशन वर्ष है, उपन्यास में लेखक ने किस मुख्य समस्या को उजागर किया है? सही उत्तर होगा दूसरा, पूंजीवादी यांत्रिक संस्कृति की संवेदन शून्यता और बच्चों पर उसका प्रभाव। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कायास्पर्श में आज की पूंजीवादी सामाजिक संस्कृति की संवेदन शून्यता और उसके त्रासद परिणाम का मार्मिक चित्रण किया गया है। हृदय सुगति व्यापारिक व्यस्तता में उलझे होने के कारण अपने बेटे इच्छु को अपेक्षित प्यार नहीं दे पाते। फलस्वरूप वह मनोरोगी हो जाता है और अंततः मुंबई के एक नर्सिंग होम की 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि पैसे की संस्कृति ने मानवीय संवेदना का इतना ह्रास किया है कि भावी पीढ़ी के मनोरोगी और कुंठित हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। सब मिलाकर द्रोणवीर कोहली एक सहृदय और प्रगतिशील कथाकार के रूप में उभर रहे हैं। अगला प्रश्न है, तकसीम उपन्यास में सतभिराई की मृत्यु के बाद क्या निर्णय लिया जाता है? सही उत्तर होगा बच्चों का अलग अलग परिवारों में तकसीम होना। सतभिराई के बच्चों यानी रामनाथ और धर्म का अलग अलग परिवारों में तकसीम यानी बंटवारा होना। अगला प्रश्न है, तकसीम की कथा भूमि किस नदी के पश्चिमी तट का इलाका है? ऑप्शन में है गंगा, सिंधु, झेलम, व्यास। सही उत्तर होगा सिंधु नदी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तकसीम की कथा भूमि सिंधु नदी के पश्चिमी तट का अबान इलाका है। बहुत दिनों तक अबान नामक एक मुस्लिम समुदाय के प्रभाव क्षेत्र में रहने के कारण ही इसे अबान कहा जाता है। यहाँ किसानों का एक गरीब परिवार है। परिवार के मुखिया गणपत के बेटे हुकूमत की पत्नी सतभिराई की मृत्यु हो जाती है। हुकूमत परिवार के पोषण में असमर्थ है। सतभिराई की 13वीं के दिन परिवार और बिरादरी के लोगों के सम्मिलित निर्णय के अनुसार सतभिराई के 4 बेटों में अंतिम 2 रामनाथ और धर्म की तकसीम हो जाती है। सबसे बड़े बेटे प्रहलाद को पहले ही गुरुकुल धाम झेलम भेज दिया जाता है। दूसरे बेटे को दादा दादी ने गोद ले लिया था। अंतिम 2 में से रामनाथ को उसके नाना नानी ले जाते हैं। सबसे छोटे धर्म को हुकूमत के छोटे भाई गोपाल और उसकी पत्नी धनदेई को सौंप दिया जाता है। यह ज़माना दूसरे महायुद्ध का था। उपन्यास में एक परिवार की व्यथा कथा के माध्यम से पूरे इलाके की गरीबी, अशिक्षा, उत्पीड़न और पिछड़ेपन का मार्मिक चित्रण किया गया है। उपन्यास में इस क्षेत्र की अबान की भाषा का प्रचुर प्रयोग इस क्षेत्र की विशिष्ट जीवन शैली और लोक संस्कृति को मूर्त करने में सहायक है। अगला प्रश्न है, बाह कैंप प्रकाशन वर्ष 1998 उपन्यास किस ऐतिहासिक त्रासदी को केंद्र में रखकर लिखा गया है? सही उत्तर होगा देश का विभाजन। अगला प्रश्न है, लेखक ने बाह कैंप की तुलना किन 2 प्रसिद्ध उपन्यासों की परंपरा से की है? सही उत्तर होगा झूठा सच और तमस।
संबंधित तथ्य है, बाह कैंप देश के विभाजन को केंद्र में रखकर लिखा गया एक चर्चित उपन्यास है। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान की सीमा के भीतर रावलपिंडी के पास बाह नामक स्थान पर एक शरणार्थी कैंप लगाया गया था। इसे स्थान के नाम पर बाह कैंप कहते थे। इसी कैंप में अन्य परिवारों की तरह कथावाचक मैं का परिवार भी शरण लेता है। यहाँ से यह परिवार ट्रेन से बाहर भारत आता है। यहाँ अपने अंतर्विरोधों के चलते परिवार बिखर जाता है और किशोर कथावाचक मैं अकेला पड़ जाता है। अपनी संघर्ष क्षमता के बल पर वह समाज में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बनाने में सफल हो जाता है। उपन्यास में उखड़े हुए लोगों की दर्दनाक एवं मार्मिक कथा के साथ तत्कालीन नेताओं की अदूरदर्शिता, स्वार्थपरता, परिस्थिति की गंभीरता को समझने की अक्षमता पर सार्थक टिप्पणी भी की गई है। झूठा सच तमस की परंपरा में लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नानी, प्रकाशन वर्ष 2000। उपन्यास में सरस्वती यानी नानी अमेरिका पहुंचकर क्या अनुभव करती है? सही उत्तर होगा, उसे लगता है उसकी हैसियत एक परिचारिका जैसी हो गई है और वहाँ जीवन यांत्रिक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नानी दिल्ली में ऊंचे पद पर कार्य कर चुकी है। एक सुशिक्षित और संभ्रांत महिला सरस्वती की कहानी है जो नानी है। उपन्यास में सरस्वती का दामाद श्याम रतन और बेटी चेतना दोनों अमेरिका में है। पेशे से दोनों डॉक्टर हैं। दोनों की एक प्यारी बिटिया तुला उनके साथ है। सरस्वती की बेटी चेतना आसन्न प्रसवा है। पारिवारिक दायित्व से प्रेरित और दोस्ती तुला के स्नेह सूत्र से आकृष्ट होकर सरस्वती अमेरिका पहुंचती है। उसकी बेटी चेतना एक शिशु को जन्म देती है। नानी दोनों की देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद वह अनुभव करती है कि बेटी के घर में उसकी हैसियत एक परिचारिका की हो गई है। उसे दामाद की झिटकियाँ भी सुननी पड़ती हैं। लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि अमेरिका जैसे विकसित और समृद्ध देश में पूरा जीवन यांत्रिक हो गया है। उसमें न संवेदना है, न शील, न राग, न रस, न रिश्तों की मर्यादा। तुलना में भारतीय पारिवारिक जीवन भी अब भी अधिक मानवीय और अमर्यादित इसकी तुलना में भारतीय पारिवारिक जीवन अब भी अधिक मानवीय और मर्यादित है। अगला प्रश्न है, चौखट उपन्यास में किन दो जीवन दृष्टियों के बीच नैतिकता का परीक्षण किया गया है? सही उत्तर होगा पाश्चात्य मध्यवर्गीय नैतिकता और भारतीय जीवन दृष्टि। संबंधित तथ्य है, चौखट में पाश्चात्य मध्यवर्गीय नैतिकता और उसके चलते अविवाहित दाम्पत्य संबंध के औचित्य का भारतीय जीवन दृष्टि से परीक्षण किया गया है। आंगन का कोठा में आधुनिक समाज में नारी के बहुविध शोषण की मार्मिक गाथा प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः लेखक को पंजाबी समाज का अंतरंग परिचय है, इसलिए उसके चित्रण में सरसता और विश्वसनीयता दोनों है। अगले रचनाकार हैं कमलेश्वर। इनका समय है 1932 से 2007। इनके कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंध रखते हैं। एक सड़क 57 गलियां 1957 प्रकाशन वर्ष है। डाक बंगला 1959 प्रकाशन वर्ष है। लौटे हुए मुसाफिर 1961 प्रकाशन वर्ष है। समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 प्रकाशन वर्ष है। काली आंधी 1974 प्रकाशन वर्ष है। तीसरा आदमी 1976 प्रकाशन वर्ष है। आगामी अतीत 1976 प्रकाशन वर्ष है। वही बात 1980 प्रकाशन वर्ष है। सुबह दोपहर शाम 1982 प्रकाशन वर्ष है। रेगिस्तान 1988 प्रकाशन वर्ष है। और ये सभी उपन्यास छोटे छोटे हैं। इधर आपका एक बड़ा उपन्यास कितने पाकिस्तान 2000 प्रकाशित हुआ है। कमलेश्वर से संबंधित प्रश्न है, कमलेश्वर का वह कौन सा उपन्यास है जिसे उनके दीर्घकालीन अंतर्मंथन का परिणाम माना गया है और जिसके नायक समय और इतिहास हैं? सही उत्तर होगा कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान प्रकाशन वर्ष 2000 उपन्यास का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा नफरत और स्वार्थ द्वारा इंसान को बांटने की प्रक्रिया और मानवीय तहजीब की रक्षा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कितने पाकिस्तान लेखक के दीर्घकालीन अंतर्मंथन का परिणाम है। समय और इतिहास ही इसके नायक है। इसमें लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि इतिहास के प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को दो फाकों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। आज भी यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी की परिणति है कि देश का विभाजन और पाकिस्तान की सृष्टि। उपन्यास में अदीब के सामने वक्त खुद इजहार करता है। अदीब आला वक्त न हिंदू है न मुसलमान। इतिहास गवाह है कि रजवाड़ों और सल्तनतों के लोग हिंदू या मुसलमान तो थे, लेकिन इनके स्वार्थों और महत्वाकांक्षाओं ने ही इन लोगों को और ज़्यादा हिंदू या मुसलमान बनाया था। स्वार्थ और नफरत ज़मीन को टुकड़ों में बांट सकती है, लेकिन तहजीब तो नहीं बढ़ सकती। अदीबों की बिरादरी ने मानवीय सभ्यता और तहजीब को बचाए रखा है। आज भी कबीर की आत्मा प्रेम, संवेदना और करुणा के बोधि वृक्ष की जड़ों को बचाए उसे नफरत की भूमि में रोपने के लिए प्रबलशील है।
अगला प्रश्न है, समुद्र में खोया हुआ आदमी उपन्यास के माध्यम से लेखक ने क्या दिखाने का प्रयत्न किया है? सही उत्तर होगा आर्थिक दबाव द्वारा पुराने मूल्यों का टूटना और निम्न मध्य वर्ग की विवशता को दिखाया है। संबंधित तथ्य है, समुद्र में खोया हुआ आदमी में सिंधी ट्रांसपोर्ट कंपनी में कलरकी करने वाले श्यामलाल बाबू, उनकी पुत्री तारा तथा पुत्र वीरेन की कहानी कही गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से निकाले जाने पर श्यामलाल बाबू हरवंश के यहाँ नौकरी करते हैं। हरवंश की कपड़ों पर फूल काटने की दुकान है। तारा भी हरवंश की दुकान में नौकरी करने लगती है। हरवंश का श्यामलाल बाबू के घर आना जाना बढ़ जाता है। इसी बीच उनका लड़का वीरेन समुद्री जहाज पर नौकरी पा जाता है। वह प्रति महीने घर के लिए रुपए भेजता है। जब तक उसके भेजे रुपए रहते हैं, घर पर श्यामलाल बाबू का प्रभाव रहता है। उसके बाद हरवंश का आना जाना बढ़ जाता है। श्यामलाल बाबू को हरवंश का आना और लड़कियों का उससे मिलना जुलना पसंद नहीं है, लेकिन वे विवश हैं। एक दिन वीरेन समुद्र में खो जाता है। श्यामलाल बाबू टूट जाते हैं। लेखक ने दिखाने का प्रयत्न किया है कि आर्थिक दबाव पुराने मूल्यों को तोड़ रहा है और निम्न मध्य वर्ग का उसे जीवित रखने का प्रयत्न व्यर्थ है। उसके भविष्य का प्रतिकूल परिस्थितियों के समुद्र में खोना अवश्य भावी है। अगला प्रश्न है, काली आंधी उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर होगा राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाली आधुनिक नारी का इसमें द्वंद्व चित्रित है। काली आंधी में राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने वाली आधुनिक नारी का द्वंद्व सफलतापूर्वक अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक सड़क 57 गलियां 1957 प्रकाशन वर्ष में कमलेश्वर ने कहाँ के जीवन का चित्रण किया है? सही उत्तर होगा कस्बे की जिंदगी का इसमें चित्रण है। एक सड़क 57 गलियों में उन्होंने आधुनिक परिवेश में कस्बे की जिंदगी की अच्छी बुरी स्थितियों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान उपन्यास का नायक विश्वनाथ किस कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है? सही उत्तर है दक्षिण में हिंदी प्रचार के लिए। संबंधित तथ्य है, रेगिस्तान में पुराने आदर्शों के टूटने का हृदयग्राही चित्रण किया गया है। कथानायक विश्वनाथ 1930 से लेकर जीवन के अंत तक दक्षिण में हिंदी का प्रचार करता है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखता है कि ना कहीं हिंदी है, ना वे राष्ट्रीय मूल्य जिनके लिए वह त्याग और तपस्या करता आया है। वह अपना संतुलन खो देता है। अगला प्रश्न है, तीसरा आदमी उपन्यास में किन परिस्थितियों के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा होता है? सही उत्तर है आर्थिक दबाव और अनिवार्य परिस्थितियों के फलस्वरूप तनाव पैदा होता है। तीसरा आदमी में पति पत्नी के बीच अनिवार्य परिस्थितियों में आर्थिक दबाव के फलस्वरूप तीसरे आदमी के आने और अंततः पति के अप्रासंगिक हो जाने की त्रासदी और उससे उत्पन्न तनाव का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, वही बात उपन्यास की नायिका समीरा अपने जीवन में किस चीज का अनुभव करती है? सही उत्तर होगा यांत्रिक जीवन से ऊब और रिक्तता का अनुभव करती है। पति के यांत्रिक जीवन से ऊब और रिक्तता का अनुभव करती है। वही बात में चीफ इंजीनियर प्रशांत की पत्नी समीरा पति के यांत्रिक जीवन से ऊब कर उनके डिप्टी चीफ नकुल से प्रेम करने लगती है, किंतु नकुल की व्यस्तता उसे फिर निराश करती है। वह रिक्तता का अनुभव करती है। उसके जीवन में फिर वही बात लौट आती है। उपन्यास में तीनों के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार यदि कमलेश्वर ने स्वयं को किस क्षेत्र से ना जोड़ा होता तो उनकी प्रतिभा का और अधिक उत्कर्ष होता? तो लेखक ने यदि स्वयं को सिनेमा जगत से नहीं जोड़ा होता तो प्रतिभा और अधिक उत्कर्ष पाती। संबंधित तथ्य है, वस्तुतः कमलेश्वर एक कहानीकार हैं, इसलिए उन्होंने कहानी की संवेदना को ही उपन्यास में मूर्त करने का प्रयत्न किया है। उसमें निश्चित रूप से कथा रचना की मौलिक दृष्टि है। यदि उन्होंने सिनेमा जगत से अपने को ना जोड़ा होता तो उनकी प्रतिभा का सहज उत्कर्ष उनके रचनाकार को सफलता के शिखर पर पहुंचा देता। कमलेश्वर पुराने नैतिक आदर्शों और आधुनिक व्यावहारिक मूल्यों की टकराहट और उससे उत्पन्न तनाव का यथार्थ चित्र अंकित करने में पटु है। डाक बंगला इनका एक उपन्यास है। इस उपन्यास में मातृहीना इरा का विमल के प्रति आकृष्ट होकर पिता से अलग होने और उसके बाद जीवन प्रवाह में अनेक लोगों से जुड़ने बिछड़ने और संघर्ष करने की कहानी कही गई है। एक और उपन्यास है इनका सुबह दोपहर शाम। इसमें आज़ादी पूर्व के भारतीय गांव का संघर्षपूर्ण जीवन चित्रित है। लेखक ने तत्कालीन कस्बाई मानसिकता को उजागर करने का पूरा प्रयत्न किया है। तो यहाँ तक था हमारा कमलेश्वर से जुड़े उपन्यासों की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। अगले जो रचनाकार हैं महेंद्र भल्ला है। महेंद्र भल्ला से हम अगले वीडियो में प्रारंभ करने वाले हैं प्रश्नों को। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।